हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? संडे है, एंजॉय कर रहे हैं, आराम से घर बैठे हैं। धूप निकली है तो अभी देखें बाहर हल्की फुल्की जॉगिंग के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पीछे पार्क है, बहुत अच्छा बड़ा सा पार्क है, बहुत बड़ा सा। तो उसमें साइड पे फुटबॉल वगैरह उसकी भी जगह हैं। अब फुटबॉल तो हम क्या स्टार्ट करेंगे इस वक्त, लेकिन यही है कि रनिंग शनिंग कर लें, कुछ मज़े मज़े उड़ा लें। अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट है। तो कल डबलिन कासल गए हुए थे। डबलिन कासल बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह थी। काफ़ी उसमें आयरिश हिस्ट्री और सारी पिक्चर्स वगैरह, पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, हिस्ट्री लिखी हुई थी। बहुत से पैम्फलेट भी लाया मैं। फिर उसके साथ जो है सारी पिक्चर्स मैंने शेयर की, डाइनिंग रूम की, ड्राइंग रूम की, और बाकी सारी चीज़ें जो जहाँ थी। स्टेट गेस्ट हाउस जो था इनका, यहाँ पे अभी भी जो आयरिश प्रेसिडेंट हैं उनकी इनॉग्रेशन हर 7 साल बाद, 7 ईयर की टर्म होती है। तो 7 साल बाद जब नया प्रेसिडेंट आता है तो उसको हलफ वगैरह यहाँ पे दिया जाता है, जो मेन ग्रेट हॉल है। फिर उस ग्रेट हॉल के अंदर आयरिश नाइट्स का एक कोई ऑर्डर है, उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ नाइट्स के। और उनके फिर कमेमोरेटरी प्लाक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जो सारे मतलब गोल्डन से लगे हुए थे। इसी तरह वायसराय वगैरह का कुछ ना कुछ जो है वो लगा हुआ था। जो अपना वो है, क्वीन विक्टोरिया जब होती थी तो क्वीन विक्टोरिया गालिबन क्वीन विक्टोरिया के उस क्वीन विक्टोरिया यहाँ आई भी थी। और प्रिंस एल्बर्ट जो उनके हस्बैंड थे वो भी आए थे, यहाँ रहे भी थे। फिर उनके बाद उनका जो बेटा है किंग जॉर्ज आखिरी वो बादशाह थे, मोनार्क थे, जो यहाँ पे आए थे 1922 में। मेरे ख्याल है इन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया था आयरिश हुकूमत को। तो 1922 1930s में 1920s में ये लोग आयरिश रिपब्लिक बन गई थी, आज़ाद यूके से। तो तब से ये बिल्कुल फ्री एक रिपब्लिक है। तो सदर्न आयरलैंड जो है ना, आयरलैंड, ये आज़ाद रिपब्लिक है। नॉर्दर्न आयरलैंड थोड़ा इससे छोटा है साइज़ में काफ़ी। वो अभी भी यूके का हिस्सा है, लेकिन कोई कॉमन एरिया ट्रीटी वगैरह इन्होंने साइन की हुई है, तो उसके मूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ी सब कुछ आपस में इंटीग्रेटेड सा है। तो 1980s तक यहाँ पे काफ़ी लड़ाई चलती रही नॉर्दर्न आयरलैंड में। और इनकी तंजीमें होती थी, सिन फेन और बेलफास्ट वगैरह में जंगें होती थी, दहशत गर्दी होती थी और ये होता था। तो कि जी इसको भी आज़ाद किया जाए। असल में इशू ये है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं वो बेसिकली, रेफरेंडम होता है ना महज़ब मुल्कों में, तो यही होता है कि रेफरेंडम होता है कि आप इस मुल्क से अलहदा होना चाहते हैं कि नहीं। तो जब सदर्न आयरलैंड में काफ़ी जंग होती रही, फिर रेफरेंडम वगैरह हुए, तो सदर्न आयरलैंड अलहदा हो गया यूके से। 19 मेरा ख़्याल है 19 की बात है या 1920 की बात है। फिर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उधर भी इसी तरह के रेफरेंडम या कुछ बात होती रही, लेकिन वहाँ के जो 50% लोग थे तकरीबन, वो कहते थे कि हम रिपब्लिक के साथ यूके के साथ रहना चाहते हैं। कुछ 50% से कम लोग थोड़े से कहते थे कि जी, थोड़े तो नहीं लेकिन उनकी भी तादाद खासी थी, वो कहते थे कि जी हम आयरिश रिपब्लिक को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर उसमें काफ़ी, उसको ट्रबल्स कहते हैं उस दौर के, ग्रेट ट्रबल्स, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती थीं। और वो जो इनकी तंजीम थी वो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह करती थी। अभी सारे उर्दू में मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ताकि अगर हमारे को दोस्त सुने तो वो नाराज़ ना हो आयरिश, क्योंकि वो उनके वो हीरोज़ हैं। तो अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी जो है क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, वहाँ पे अभी भी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं शोहदा की, इनकी, जिनको यूके की गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया था। उसमें स्टूडेंट्स भी थे यूसीडी के, 1920s की, 1990s में, 1919, 1918, 1917। तो ये जो लड़ाई के दौर हैं तो उसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने, यूके की हुकूमत ने एग्जीक्यूट भी किया था। और इन्होंने भी फिर उनके बंदे मारे थे या क्या था, इस तो काफ़ी लड़ाई रही थी। तो वो इस तरह का मामलात रहे। तो इनकी काफ़ी हिस्ट्री है। अच्छा, अब वो ये सारा जब मैं देख के निकला तो उसके साथ ही फिर क्योंकि कासल थी, तो एक स्टेज कोच हाउस, जहाँ पे स्टेज कोचेस, जिसके आगे घोड़ा गाड़ी जिसको आप कहते हैं, घोड़ा बंधा होता है पीछे,
वो उसकी जगह थी। लेकिन ज़्यादातर जो स्पेसेस हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पेसेस थी, तो उनको उन्होंने आर्ट गैलरीज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो स्टेज कोच हाउस जो है ना जी, मिसाल के तौर पे वहाँ पे वो सिर्फ एक आर्ट गैलरी थी। तो उसकी मैंने इतनी तस्वीरें नहीं ली, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था, कोई हिस्टोरिकल आर्ट नहीं था। तो उसकी छत की तस्वीर मैंने ली थी स्टेज कोच की, स्टेज कोच हाउस की। फिर वहाँ से निकल के इनका एक उसी डबलिन कासल के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम है। इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कंपेयर टू दैट। अगर बड़े म्यूज़ियम्स का आप जिक्र करते हैं, लाहौर म्यूज़ियम का, इसका, तो वो काफ़ी बड़े हैं। ये छोटा सा म्यूज़ियम था, लेकिन इसका नाम है चेस्टर बीटी। चेस्टर बीटी म्यूज़ियम, जो चेस्टर बीटी कोई साहब थे, उनके नाम पे है। उन्होंने ये फंड बनाया था और चीज़ें कलेक्ट की थी। लेकिन बड़ी अच्छी कलेक्शन थी उसमें। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि उसके अंदर मुस्लिम आर्ट, मुस्लिम हिस्ट्री की बहुत चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे इजिप्ट में जो हुकूमतें थी, फ़ातिमीद, उस दौर की चीज़ें थी। फिर मुस्तनसर बिल्ला और इस तरह के जो उधर के, मतलब बनु अब्बास की हुकूमत थी, उसके दौर की लिखे हुए कुरान मजीद और ये चीज़ें। फिर जो फिरदौसी एक बहुत मशहूर शायर था ईरान का, उसने शाहनामा लिखा था, बादशाहों के किस्से, जिसमें बड़े बड़े बादशाहों के किस्से थे। और रुस्तम एक पहलवान था, उसका किस्सा था। सौराब उसका बेटा था, उसका किस्सा था। बड़ा मशहूर है रुस्तम सौराब का किस्सा, हमने भी बचपन में सुना है। तो वो सारा फ़ारसी में लिखा हुआ, और साथ में बड़ी खूबसूरत सी मिनिएचर वो बनी हुई। पहले सारा कुछ आपको पता है हाथ से लिखी जाती थी किताबत, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत उसको वो करके उसके मार्जिन्स में भी चीज़ें, पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। तो महमूद गज़नवी को उसने प्रेजेंट किया था शाहनामा। तो कहते हैं कि महमूद गज़नवी कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं हुए थे शाहनामा से। तो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद शाहनामा इस्लाम। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी है, पता नहीं किन्होंने लिखा, वो एक और चीज़ है। शाहनामा ओरिजिनल जो है, दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ किंग्स, तो वो फिरदौसी एक शायर था, उसने लिखी थी। फिर इस तरह की और भी शायरी की किताबें हाथ से लिखी हुई, बड़ी खूबसूरत। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, हज़रत अली के कौल, इजिप्ट से लिखे हुए खूबसूरत से, वो साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन की पिक्चर्स भी अटैच्ड हैं, वो आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैंने लगाई हैं। तो इतनी कमेंट्री मैं साथ नहीं लिख सका, क्योंकि ज़ाहिर है ओनली वन पर्सन, मैं अब कितनी चीज़ें करूँ। लेकिन ये था कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर आगे चल के पुराने पुराने मतलब स्क्रिप्ट्स, वो जो इस बार प्राइड से कह रहा था, ये म्यूज़ियम में कह रहा था कि बाइबल के पहले पहले नुस्खे जो सिमरिटन में लिखे हुए हैं, ये क्या हैं, वो वहाँ पे डिस्प्ले हुए थे। छोटे छोटे टुकड़े थे बिल्कुल ना, फ्रेगमेंट्स से, लेजिबल भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो उसमें से कुछ की तस्वीरें मैंने ली। तो वो इनको रेंट पे या कुछ पे मिले हुए थे किसी म्यूज़ियम की तरफ से। तो ये सितंबर की 2023 सितंबर तक मेरे ख्याल डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं गया था, तो मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स ली हैं। और भी इस तरह की पुरानी जूइश स्क्रॉल्स थी, हिब्रू में लिखी हुई, जिसमें एक प्रेयर थी कि जब रेड सी को अल्लाह ताला ने दो टुकड़ों में तकसीम किया और उसमें से बनी इसराइल के लोग गुज़र गए, तो वो एक प्रेयर है कि वो पढ़ते जाते थे वो। तो इसी तरह और भी चीज़ें थी। स्क्रॉल्स की फॉर्म में होता है ना, स्क्रॉल्स को जो है वो हाथ पे कोई चीज़ बांध के एक स्टिक से, वो गोल्डन स्टिक से यूँ यूँ करके पढ़ते हैं। वो चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई थी। इसी तरह अर्ली क्रिश्चियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और फिर ग्रीक और लैटिन पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे एक कोई ग्रीक बच्चे का, वो 3000 4000 साल पहले का, उसने कोई होमवर्क किया हुआ था, एक्सरसाइज की हुई थी, तो वो ग्रीक बच्चे की ग्रीक में एक्सरसाइज मैथ की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसी तरह लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियाँ जिस पे वैक्स का एक कोट होता था, तो उस पे लोग लिखते थे, तो वो डिस्प्ले की हुई थी। पुरानी बात है ये, रोम के दौर की। तो इस तरह की चीज़ें कुछ लोन पे मिलती हैं म्यूज़ियम्स को। तो बेबीलोन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की भी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी टैबलेट्स रखी हुई थी, पत्थर नुमा या क्ले नुमा उस पर। पर उसका मेरा इतना वो नहीं था, मैं यहाँ की लोकल हिस्ट्री को देखना चाह रहा था। तो अभी भी बहुत सी चीज़ें स्टडी करना है। एक अर्ली सेल्टिक कल्चर था ये आयरलैंड का, जो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मन इन्वेजन्स और इंग्लिश इन्वेजन्स जो हैं उनसे फिर इंटरमिक्स हो गया।
फिर यहाँ पे ब्लैक डेथ आया 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी का मतलब ये है कि 1500 कुछ में तो बहुत से लोग मर गए। फिर उसके बाद जो बच गए उसमें उनकी इंटर मैरिजेस हुई अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ मतलब नॉर्मन जो लोग थे उनकी सेल्टिक जो यहाँ की पॉपुलेशन थी लोकल उनके साथ, तो फिर उनकी लैंग्वेज मिक्स हो गई। फिर यहाँ से इनकी लैंग्वेज चली गेलिक जो है, गेलिक डेवलप होती गई। अब गेलिक या गाइलिक जिसको कहते हैं ये लोग, वो एक पुरानी ज़बान है जिसको अभी भी रियासत आयरलैंड प्रमोट करती है। मतलब सारे साइन, सड़कों के नाम इंग्लिश में भी गेलिक में भी, सारी लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंग्लिश में भी गेलिक में भी। इसी तरह जब आप बस में बैठते हैं तो वो अनाउंसमेंट इंग्लिश में भी होती है, गेलिक में भी होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई भी आयरिश बंदा फ्लुएंटली गेलिक बोलता नहीं है, हालांकि इनको पढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसी जैसे किसी दौर में पाकिस्तान में फ़ारसी पढ़ाई जाती थी या अरबी पढ़ाई जाती थी, तो इस तरह ही फ्लुएंटली लोग बोलते नहीं हैं कॉमन उसमें। तो ये बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि हमें कोई गेलिक बोलने वाला बंदा आज तक नहीं मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात। अच्छा, तो बहरहाल जैसे मुझे भी कोई एक दो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वेलकम लेटर्स आए वो गेलिक में आए। अब गेलिक तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो खैर कुछ नया ही हूँ, लेकिन लोग कह रहे थे आयरिश के हम भी नहीं इसको समझ सकते सही तरह। जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि आयरिश भी सही तरह इसको नहीं वो करते, शायद रीड करके आपको बता दें। खैर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस लैंग्वेज को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये सारी लैटिन लैटिन ओरिजिन की ज़बानें हैं, इंग्लिश भी ये भी। मिसाल के तौर पे पुलिस जो है उसको कहा जाता है गार्दा, गार्ड से। तो ये एक चीज़ जो मैंने पिक की। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे तो यहाँ के कल्चर वगैरह कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी वो है। बाकी इनके ओरिजिन नॉर्मन, सेल्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा। मुझे अब इतना ज़्यादा पुरानी बात हो गई, बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री बुक्स में, अब इतना रिफ़्रेश नहीं है मेरे दिमाग में। तो ये चीज़ें देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। ये है जी, ये मैंने आपके सामने खुलासा रख दिया कल के विज़िट का, क्योंकि मैं इतनी डिटेल कैप्शंस नहीं लिख सका था उसके साथ साथ हर चीज़ के साथ। तो ये आपकी खिदमत में है छोटा सा खुलासा। तो आप अपने कमेंट्स करें, कुछ पूछना है तो पूछें, कोई एडवाइस देनी है तो दें कि कहाँ जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है फिर कहीं और जाऊँगा, उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊँगा। अभी तो संडे को आराम कर रहे हैं, मूड नहीं हो रहा, तो मैं मूवी देख रहा हूँ। तो ये है, चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।